आप दोनों ही महापुरुषों का चिंतन कहूँ, लक्ष्य कहूँ या सपना कहूँ, यही है कि भारतीय संस्कार सुरक्षित रहे, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे। और संस्कृति की सुरक्षा में, संस्कारों की सुरक्षा में शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऐसा लगता है इससे तो विद्यार्थी का भावनात्मक और मानसिक दोनों ही स्तर कमज़ोर हो रहा है। तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? इस विषय में आपका क्या मंतव्य है कि आज की शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल परंपरा को कैसे समाहित किया जा सकता है? गुरुकुल प्रणाली का एक रूप पहले विद्यमान था, बिल्कुल वैसा का वैसा आज निकलेगा ऐसा नहीं है। समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन मूल में तो गुरुकुल प्रणाली ही शिक्षा देती है। अभी शिक्षा में सबसे आगे फिनलैंड है, फिनलैंड नाम का देश। तो उसमें वो कैसा करते हैं, तो 10 बालकों पर एक शिक्षक एक शिक्षिका दोनों रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ रहते हैं। पहली 4 कक्षाओं में कक्षा नहीं लगती, शिक्षक के साथ शिक्षिका के साथ 10 लोगों का गुट घूमता है, जंगलों में घूमेगा, खेतों पर जाएगा, शहरों में बाजार देखेगा, बैंक के व्यवहार देखेगा, रेलवे स्टेशन कैसा होता है। प्रत्यक्ष अनुभूति में से कई बातें उसके ध्यान में ला देना, उसके निरीक्षण शक्ति को तगड़ा बनाना, जिज्ञासा को प्रज्वलित करना, ये काम होता है। 4वीं से 8वीं आधा क्लास वर्क और आधा फिर से घूमना, ये सारी शिक्षा उस बच्चे की अपनी मातृभाषा में ही हो, ऐसा नियम है। फिनलैंड ऐसा देश है, वहाँ प्रतिवर्ष 5-1 लाख लोग बाहर से रहने के लिए आते हैं। भूमि विस्तीर्ण है, जनसंख्या अल्प है, उनको चाहिए भी। तो यूरोप के कई देशों से लोग वहाँ नागरिक बनकर रह जाते हैं। तो इनकी शिक्षा पद्धति में ऐसा है कि जिसकी जो मातृभाषा होगी उसी मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। तो यूरोप की भाषाओं के भी शिक्षक वहाँ हैं, उन भाषाओं को बोलने वाले। शिक्षकों की एक अलग यूनिवर्सिटी है, शिक्षा देने वाला शिक्षक उसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होना चाहिए, ये नियम है। वहाँ केवल एक ही काम चलता है, शिक्षण देने वाले तैयार करना। और परीक्षाएं नहीं होती, कोई फेल नहीं होता। फेल नहीं होता है ना, आकलन तो सबका होता है। और ये अगर ऊपर की कक्षा में जाने लायक नहीं है तो उसको रोकते नहीं है, उसको उस कक्षा में बैठने देते ऊपर वाली, लेकिन उसके साथ और 2 शिक्षक उस एक के लिए जोड़ते हैं और वो उस ऊपर वाले 1 साल में उसका पिछला 1 साल और वो 1 साल दोनों की पढ़ाई अच्छी करा के उसको बराबरी में लाके फिर आगे भेजते हैं। तो छात्रों की इतनी चिंता वहाँ होती है। ये जो शिक्षक शिक्षिका उनका 10 का ग्रुप होता है, उसके वो जैसे और आश्रम के कुलगुरु और कुलमाताएं जो होती थी गुरुकुल में, वैसे रहते। अभी क्या है, फिनलैंड सबसे टॉप है। उनको पूछा गया कि यूरोप की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपके लोग पहले आते हैं, ये कैसा आप करते? तो बोले हम उसकी परवाह नहीं करते, परीक्षा में कितने मार्क्स आते, पहले आते हैं कि बाद में आते, इसकी चिंता नहीं करते। हम उनको परीक्षा में पहला आना नहीं सिखाते, हम उनको जीवन का सामना करना सिखाते हैं। अब ये सारे अपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से मेल खाने वाले तत्व हैं। तो यहाँ हो या बाहर हो, मूल में तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का ही तत्व असली शिक्षा का तत्व है। तो वो यहाँ लागू होना चाहिए। भारत की परिस्थिति में आज उसका रूप कैसा होगा, इसका चिंतन होना चाहिए। उस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में कुछ बातें आगे बढ़ी है, एकदम सब होगा नहीं, 2-4 स्तरों में से जाना पड़ेगा। अभी इतना परिवर्तन हुआ है कि तात्कालिक जो उसमें से त्रुटियां थी वो सब निकल जाएगी, अमल ठीक हो तो। उसमें और परिवर्तन की आवश्यकता रहेगी, लेकिन अभी जो किया है उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे तो सबका मन बनेगा कि आगे भी परिवर्तन हो।
तो ये प्रयास सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं। भारत भर में शिक्षा का अनुभव रखने वाले विभिन्न प्रकार के लोग, केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं, क्योंकि सब शिक्षा शास्त्रियों का मत ऐसा ही है जैसा अपना यहाँ पर है, अनुभव की बात है वो। तो इसलिए सभी इसको मानते हैं और वो सब इसके लिए मदद कर रहे हैं। तो प्रयोग करते करते इसमें पूरा परिवर्तन हमको लाना पड़ेगा। लेकिन अपनी शिक्षा जो अंग्रेजों ने दी उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके भारत के व्यक्ति को भारत का व्यक्ति बनाने वाली शिक्षा, क्योंकि भारत का व्यक्ति बनना है नहीं, विश्व का व्यक्ति बनना ऐसा है, वही यहाँ देनी पड़ेगी। इस दिशा में उस शिक्षा का परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। धीरे धीरे ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए धीरे धीरे होना चाहिए, ऐसा हम सबका संगम में मत है।